सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के प्री बोर्ड के सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल आंसर। इससे पहले इसका पार्ट 1 डाला जा चुका है, यह पार्ट 2 है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 जो कि 3 अंक के प्रश्न हैं, 2 अंक तक के प्रश्न समस्त डाले जा चुके हैं। तो देखिए कि खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो खनिज प्रकृति की अनुपम देन है। करोड़ों वर्षों में खनिज तैयार होते हैं, इनकी मात्रा सीमित है और मानव विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन निर्बाध रूप से कर रहा है, जिससे खनिजों की मात्रा में भारी कमी आई है। इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मूल्यवान और उपयोगी खनिजों के दोहन में स्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण करने में भी नहीं चूकता। खनिज पदार्थों के असंयमित दोहन से प्राकृतिक असंतुलन बिगड़ता है, वहीं उसके अत्यधिक उपयोग से वातावरण में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसीलिए खनिज पदार्थों का भावी पीढ़ियों के उपयोग से संरक्षण आवश्यक है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का ही अथवा है। तो ये है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। तो धात्विक खनिज जो गलाने पर धातु प्राप्त होती है, अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होती। ये कठोर और चमकीले होते हैं। अधात्विक खनिज में इनकी अपनी एक चमक होती है। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। ये प्रायः परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है और ये पीटने पर टूटता नहीं है, और इसमें पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता, ये पीटने पर चूर चूर हो जाते हैं। तो ये धात्विक और अधात्विक खनिज हुआ। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है। तो प्रश्न क्रमांक 17 बोलता है औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय या मानव कारक लिखिए। तो 3 मानवीय कारक निम्नलिखित हैं: श्रम, बाजार और परिवहन। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अत्यधिक योगदान है। उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, इससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, जीवन स्तर उन्नत होता है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड जैसे कृषि, परिवहन, खनिज है आदि में प्रगति होती है, अनुसंधानों को बल मिलता है और तकनीकी विकसित होती है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ताओं को क्यों नियुक्त किया था। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निगरानी रखने के लिए गुमास्ताओं को निम्न कारण से नियुक्त किया था। कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को समाप्त करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, इन्हें गुमास्ता कहा गया। और कंपनी ने माल बेचने और बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर रोक लगा दी। इसके लिए उन्हें पेश की रकम दी जाती थी। एक बार काम का ऑर्डर मिलने पर बुनकर को कच्चा माल खरीदने के लिए कर्जा दे दिया जाता था और ये कर्जा लेते थे उन्हें बनाया हुआ कपड़ा गुमास्ता को ही देना पड़ता था। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता नियुक्त किए थे। इसी प्रश्न का अथवा है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, कारण बताइए। तो देखिए कि गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था और कोरोमंडल तट तथा मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ खूब व्यापार चलता था। और 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा और यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों में कई तरह के रियायतें हासिल की और उसके बाद उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर दिए। इससे सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए और इन बंदरगाहों से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह खत्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर
दिवालिया हो गए और सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य जो है वह 1.6 करोड़ था, जो 1740 के दशक तक गिर करके 30 लाख रह गया। तो इस प्रकार से सूरत बंदरगाह 18वीं सदी तक के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 19 है कि लोकतंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए। तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका, लोकतंत्र के सफलतापूर्वक संचालन और सत्तारूढ़ पार्टी पर अंकुश रखने के लिए विपक्षी दल का अत्यधिक महत्व है। हमारे देश में प्रजातंत्र और उसमें सरकार के प्रत्येक कार्य, उनके प्रत्येक नीति की समालोचना किया जाना अनिवार्य है। यह कार्य विपक्षी दल ही कर सकता है। सरकार को तानाशाह बनाने से रोकने और नागरिकों के अधिकारों का हनन न होने, यह सभी कार्य विपक्ष करता है। विपक्ष की उपस्थिति से सरकार जनता के प्रति अधिक सजगता से अपने दायित्वों का निर्वाह करती है और विधायिकाओं में कोई भी कानून पारित होने से पूर्व उस पर विचार विमर्श और चर्चा होती है। विपक्ष के सहयोग से कानून के दोषों को दूर किया जाता है। विधानमंडल और संसद की बैठकों के पक्ष और भी बढ़ जाती है और विपक्ष दल में प्रश्न पूछकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से विपक्ष की भूमिका हुई। यह प्रश्न क्रमांक 19 का अब हम देखते हैं अथवा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है, देखिए कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल की क्या भूमिका है। तो कुछ 3 बिंदु बताइए। तो देखिए, राजनीतिक दल की भूमिका जनमत तैयार करना, मध्यस्थता रखना, इसका वर्णन भी दिया गया है, और आलोचना करना, राजनैतिक शिक्षा, शासन पर अधिकार करना। ये आप इसके कोई भी 3 बिंदु या 4 बिंदु लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें मानचित्र दिया है, मानचित्र आपको बताया जाएगा। अब है प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 में दिया है कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया गया था। इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए और उत्पीड़न शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के द्वारा सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने के बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यह संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होगी। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझाइए। इसी का अथवा है प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट अधिनियम 1919 में लागू हुआ। विरोध में पूरे देश में आवाज उठी। पंजाब में भी रॉलेट अधिनियम का विरोध किया गया। पंजाब में ब्रिटिश सरकार ने अनेक जगहों पर लाठी गोली चलाई। 10 अप्रैल को कांग्रेस के 2 प्रभावशाली नेता सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किरजू गिरफ्तार कर लिए गए, उन्हें जेल भेज दिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल वैशाखी के दिन विरोध सभा हुई। जैसे ही सभा प्रारंभ हुई, जनरल डायर नामक एक सैनिक अधिकारी ने सभा को किसी प्रकार से चेतावनी दिए बिना उसके सैनिकों को सभा में भीड़ में गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 800 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 2000 से लगभग अधिक व्यक्ति घायल हुए। जलियांवाला बाग इस जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति व्यापक असंतोष की भावना जागृत करता है। इसके बाद असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 22, लोकतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, लोकतंत्र के समक्ष निम्नलिखित
चुनौतियां हैं। तो इसमें आप देखिए कि निर्धनता हो गई, बेरोजगारी हो गई, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियां और जातीयवाद, इसका आपको वर्णन भी करना है। उसके बाद में अथवा आता है प्रश्न क्रमांक 20 का कि राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो राजनीति में सुधार करने के लिए विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, विदेशी व्यापार में उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, वित्तीय उदारीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, कर सुधार किया जाना चाहिए और शिक्षा और व्यवसाय पर अत्यधिक मात्रा में बल दिया जाना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न 23, वस्तुओं के मानकीकरण का क्या अर्थ है और विभिन्न उत्पादकों के मानकीकरण को प्रतीक चिन्ह से स्पष्ट कीजिए। तो वस्तुओं के मानकीकरण में देखिए, सरकार ने वस्तुओं की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए अलग अलग मानक निर्धारित किए हैं। जो वस्तु इन निर्धारण मानकों को पूरा करती है वे मानकीकृत वस्तु कहलाती है तथा उन्हें मानकीकृत चिन्ह दिया जाता है। विभिन्न उत्पादकों के प्रमुख मानकीकृत चिन्ह हैं। भारत सरकार ने विभिन्न संस्थाओं के लिए अलग अलग मानकीकृत चिन्ह दिए हैं। कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क है, मतलब कृषि उत्पाद के लिए एगमार्क चिन्ह है। औद्योगिक और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ISI मार्क है। ऊन और ऊनी वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए उलन मार्क है। आभूषण के लिए हॉलमार्क चिन्ह दिया गया है। तो इस प्रकार से मानकीकृत उत्पाद के लिए विविध प्रकार के गुणवत्ता के चिन्ह दिए गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है और इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो देखिए, उपभोक्ता जागरूकता से आशय वस्तुओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ही उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। अब इसकी हमें आवश्यकता इसी उपभोक्ता अत्यधिक संतुष्टि प्राप्त कर सके, उत्पादकों के शोषण से बचाव, बचत को प्रोत्साहन, समस्याओं को हल करने की जानकारी और हानिकारक वस्तुओं के उपयोग पर रोक। तो इस प्रकार से उपभोक्ता शोषण की आवश्यकता, इस प्रकार से हमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मानचित्र, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 20 का क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, अब हम देखते हैं मैप या नक्शा। तो देखिए, सबसे पहले आपको पूछा है सिंगरौली, कल्पक्कम, तारापुर और बेलाडीला। तो देखिए, ये आपको सिंगरौली दिख रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं तारापुर, आपका कल्पक्कम। उसके बाद देखिए कि तारापुर, तो तारापुर देखते हैं कहाँ है, ये अपना ये मुंबई के पास में और काकरापारा के पास में तारापुर हो गया। और बेलाडीला खदान, तो ये कोरबा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ पर बेलाडीला की खदान हो गई। उसके बाद आता है दूसरे अथवा में 4 पूछा गया है। तो अथवा में देखिए कि ये छोटा नागपुर का पठार, ये हो गया आपका। छोटे नागपुर के पठार के बाद में देखिए अंकलेश्वर, और उसके बाद में रानीगंज और विजयपुर। तो ये विजयपुर रहा और ये रानीगंज हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके नक्शे में पूछे गए जो 8 चीज़ें थी। तो इस प्रकार से यह आपके मानचित्र में जो दी हुई चीज़ें थी ये आपने जाने। इसमें से आपको अथवा वाले या तो आप ऊपर का अथवा बनाइए या नीचे का, तो कोई भी 4 बनाना है। इस प्रकार यह संपूर्ण रूप से कक्षा 10वीं का प्रश्न प्री बोर्ड का मॉडल आंसर हुआ। इस मॉडल आंसर के अथवा वाले भी क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाए। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि सभी को जो आंसर है यह प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।